आज का टॉपिक है संविधान संशोधन, चैप्टर नंबर 10। अब क्या है कि संविधान के अंदर संशोधन किस प्रकार किया जाता है, आज हम ये पढ़ेंगे। किसी अन्य लिखित संविधान के समान भारतीय संविधान में भी परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप उसे संशोधित एवं व्यवस्थित करने की व्यवस्था है। तो भारतीय संविधान में भी संशोधन किया जा सकता है अन्य संविधान की तरह। हालांकि इसकी संशोधन प्रक्रिया ब्रिटेन के समान आसान अथवा अमेरिका के समान अत्यधिक कठिन नहीं। मतलब ये चीज़ याद रखनी है आपको कि भारतीय संविधान न तो लचीला है और न ही कठोर। मतलब न तो इसमें इतनी आसानी से संशोधन किया जा सकता है कि जैसे कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, तो उसके अंदर सरकार जब अपनी परिस्थिति सरकार की तरफ हो तो उसके अनुसार संशोधन कर सकती है। जबकि अमेरिका के संविधान लिखित संविधान है, उसके अंदर यदि संशोधन करना है तो एक लंबी और जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसके अंदर जो प्रत्येक स्टेट है ना 30 स्टेट से मिलकर बना है, तो उनकी सहमति, पूर्णतः सहमति की आवश्यकता होती है। तो वो अत्यधिक जटिल प्रक्रिया हो गई। जबकि भारतीय संविधान न तो लचीला न कठोर है, मतलब मिला जुला रूप है। आधे से ज़्यादा राज्य यदि अपनी सहमति दे देना तो संशोधन हो सकता है। यद्यपि ये दोनों का सम्मिश्रण है, दोनों का सम्मिश्रण। संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई। यूपीएससी 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से कि कौन से भाग के अंदर संविधान संशोधन है। संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। यह उल्लिखित करता है कि संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी उपबंध को, ये यहाँ से आया था कि संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध को परिवर्तन और निरसन के रूप में संशोधित कर सकती है। तो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि संविधान के किसी उपबंध को कैसे संशोधित कर सकती है। फिर तीन ऑप्शन दे दिए, परिवर्तन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है या निरसन कर सकती है। ठीक है, तो संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन कर सकती है। हालांकि संविधान उन व्यवस्थाओं को संशोधित नहीं कर सकता जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित है। यह व्यवस्था उच्चतम न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मामले में दी गई। तो जो मूल ढांचे के अंतर्गत, मतलब संविधान निर्माताओं ने जो नियम और कानून बनाए हैं उनमें परिवर्तन नहीं कर सकता, उनमें जोड़ सकता है, उन्हें मिटा नहीं सकता। जो मूल ढांचे से संबंधित है, यह व्यवस्था उच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मामले में दी गई थी। तो ये कथन एमसीक्यू में डायरेक्ट आएगा कि संविधान उन व्यवस्थाओं को संशोधित नहीं कर सकता जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित हो। यह व्यवस्था उच्चतम न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मामले के अंदर दी गई। संशोधन प्रक्रिया, अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का निम्नलिखित तरीकों से उल्लेख किया गया। अब संशोधन की प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुनः स्थापित करके किया जा सकेगा और राज्य विधानमंडल में नहीं। तो संविधान संशोधन का आरंभ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, संसद में होगा। संविधान संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, विधान सभा में, राज्य विधानसभा के अंदर नहीं होगा। संसद में दो सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। किसी भी सदन के अंदर विधेयक लाना पड़ेगा जिसमें उल्लेखित किया जाएगा कि यह विधेयक संविधान संशोधन के लिए लाया गया है। तो संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी भी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुनः स्थापित करके ही किया जा सकेगा, राज्य विधानमंडल में नहीं। विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पूर्व स्थापित किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। गैर सरकारी सदस्य मतलब जो मंत्री नहीं है। विधेयक को किसी मंत्री, कोई सरकार का मंत्री या फिर गैर सरकारी सदस्य जो मंत्री नहीं है, सामान्य सरकार का सदस्य है, द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकेगा और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है, जैसे धन विधेयक या वित्त विधेयक के अंदर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है।
विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित करवाना अनिवार्य है। यह बहुमत सदन की कुल सदस्य संख्या के आधार पर सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा होना चाहिए। अब विधेयक को दोनों सदनों से विशेष बहुमत, तो संविधान संशोधन का जो विधेयक है उसे विशेष बहुमत मतलब 2/3, मतलब 66%, ठीक है, से पारित कराना अनिवार्य है। यह बहुमत 50% से अधिक सदन की कुल सदस्य संख्या के आधार पर सदन में उपस्थित 2/3 बहुमत द्वारा होना चाहिए। मतलब सदन के आधे से ज़्यादा सदस्य तो उपस्थित रहने ही चाहिए उस समय, साथ में जितने सदस्य उपस्थित हैं उनका 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे लोकसभा के अंदर 552 सदस्य हैं तो 250 भी उस समय उपस्थित नहीं है और उसके 2/3 बहुमत से आपने पारित करवा दिया, ये नहीं चलेगा। 50% से अधिक, मतलब 50% से अधिक तो होना ही होना चाहिए, मतलब 250 से ज़्यादा तो होना ही होना चाहिए, फिर 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। यह बहुमत सदन की कुल सदस्य संख्या के आधार पर सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है। दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित कराने का कोई प्रावधान नहीं है। तो संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जा सकती है यदि दोनों सदनों के बीच गतिरोध हो या फिर विधेयक वो 4 माह तक विधेयक पर कोई कार्रवाई नहीं होती है शायद। तो ये याद रखना है कि संविधान संशोधन का जो विधेयक है उसमें दोनों सदनों के बीच यदि असहमति हो जाए तो संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है। यदि विधेयक संविधान की संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर हो तो आधे राज्यों के विधानमंडल से भी सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए। अब देखो संघीय व्यवस्था में वो चीज़ें शामिल है जो संघ से संबंधित है, जैसे कि राज्यसभा के निर्वाचन प्रक्रिया में परिवर्तन, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में परिवर्तन और न्यायपालिका की स्थिति में परिवर्तन या न्यायपालिका की कार्यप्रणाली में परिवर्तन, ये संघीय व्यवस्था के मुद्दे हैं, ठीक है। यदि इनमें संशोधन करना है संसद को तो आधे से ज़्यादा राज्य हैं, मतलब भारत में 28 राज्य हैं, उनमें से 14 राज्य है ना, उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए विधानमंडल। मतलब 14 राज्यों के जो विधानमंडल हैं वहाँ से 50% बहुमत के साथ ये विधेयक पारित होना चाहिए, तब जाकर संघीय व्यवस्था के मुद्दे पर संशोधन संभव है। आगे चलते हैं। संसद के दोनों सदनों से पारित होने एवं राज्य विधानमंडल की संस्तुति के बाद जहां आवश्यक हो फिर राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है। जहां आवश्यक हो नहीं, फिर राष्ट्रपति की सहमति के पास भेजा ही जाता है। के बाद फिर राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है। अब सबसे बड़ी बात, राष्ट्रपति विधेयक को सहमति देंगे, वे न तो विधेयक को अपने पास रख सकते हैं और न ही संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। ये कौन सा 98वां होगा? संविधान संशोधन अधिनियम 1971 है शायद, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति के लिए बाध्य बना दिया। तो सब 1971 से पहले राष्ट्रपति संविधान संशोधन के विधेयक को अपने पास रख सकता था, लेकिन 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के अंदर एक नियम निकाला गया कि संविधान संशोधन का जो विधेयक पारित होता है ना संसद से यदि, तो उसे राष्ट्रपति अपने पास नहीं रखेंगे, न ही उसे वापस लौटाएंगे, उन्हें स्वीकृति देना बाध्य है, क्योंकि ये दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित होकर आया है और साथ में आधे से ज़्यादा राज्य के विधानमंडलों के बहुमत से भी पारित है, ठीक है। राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक एक अधिनियम बन जाता है। संविधान संशोधन अधिनियम और संविधान में अधिनियम की तरह इसका समावेश कर लिया जाएगा। तो राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जाती है तो वो विधेयक एक अधिनियम बन गया। और संविधान संशोधन अधिनियम जैसा कि अभी पढ़ा था, कौन सा था ये, 28वां 24वां संविधान संशोधन विधेयक की तरह उसका संविधान में समावेश हो जाता है, संविधान संशोधन विधेयक की तरह। आगे अब कितने, तो संशोधन की प्रक्रिया निम्न प्रकार है। संशोधन की प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में से, संसद के दोनों राज्यसभा और लोकसभा
में किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है, लेकिन राज्य विधानसभा में बिल्कुल प्रारंभ नहीं की जा सकती। तो संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी प्रारंभ की जा सकती है। इस विधेयक के लिए विधेयक को पुनः स्थापित करके प्रारंभ की जा सकती है प्रक्रिया। दूसरी चीज, दोनों सदनों से विशेष बहुमत, सदन में उपस्थित सदस्यों की मतलब सदन के कुल बहुमत 50% से अधिक और सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए विधेयक। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना चाहिए। फिर यदि विधेयक संघीय व्यवस्था में संशोधन के मुद्दे पर है, संघीय व्यवस्था में, तो फिर आधे से ज़्यादा राज्य के विधानमंडल है उनसे भी विधेयक सामान्य बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए, तब जाकर वो संशोधन संभव हो पाएगा। अब तीनों चीज़ पारित हो गई, दोनों संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो गए, आधे से ज़्यादा राज्य के विधानमंडलों द्वारा भी विधेयक पारित हो गया, तो फिर उसे राष्ट्रपति की सहमति के पास भेजा जाएगा। अब 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत राष्ट्रपति को संविधान संशोधन के विधेयकों पर अपनी सहमति देना बाध्य बना दिए। मतलब राष्ट्रपति इसे वापस नहीं भेज सकते किसी भी हालत के अंदर, तो राष्ट्रपति उसे सहमति देंगे। सहमति देने के पश्चात वो संविधान के अंदर संविधान संशोधन विधेयक के रूप में अंदर चला जाएगा, मतलब वो संविधान संशोधन विधेयक के रूप में मान्य किया जाएगा। संशोधन के प्रकार, अब भारतीय संविधान न तो लचीला है ब्रिटेन की तरह और न ही इतना कठोर है अमेरिका की तरह, मतलब ये सम्मिश्रण है, न तो ये लचीला न ये कठोर है। तो संशोधन के 3 प्रकार है भारतीय संविधान के अंदर मुख्यतः। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला प्रकार तो ये कि कुछ नियम है ना, उन्हें तो संसद सामान्य बहुमत से संशोधित कर सकती है, जैसे ब्रिटेन में होता है। कुछ संशोधन या संविधान संशोधन है वो विशेष बहुमत से कर सकती है। और तीसरे प्रकार का है ना वो जो संशोधन, उसके लिए विशेष बहुमत की तो आवश्यकता होती है, साथ में आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत वो संशोधन हो पाता है। अब देखते हैं। इसी प्रकार सामान्य बहुमत से तो लचीला हो गया, विशेष बहुमत और राज्यों की आधे विधानमंडल की संस्तुति से है तो फिर वो कठोर हो गया। तो लचीला और कठोर का सम्मिश्रण है। अनुच्छेद 368 2 प्रकार के संशोधनों की व्यवस्था करता है। यह है संसद के विशेष बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन होता है और आधे राज्यों द्वारा साधारण बहुमत के माध्यम से संस्तुति द्वारा। एक तो संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन हो जाता है और आधे राज्यों द्वारा साधारण बहुमत के माध्यम से लेकिन कुछ अन्य अनुच्छेद संसद के साधारण बहुमत से ही संशोधित हो सकते हैं। यह बहुमत प्रत्येक सदन में उपस्थित एवं मतदान साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा होता है। उल्लेखनीय कि ये संशोधन अनुच्छेद 368 के उद्देश्य के तहत नहीं होते हैं। इस प्रकार संशोधन 3 प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है, देखो संशोधन 3 प्रकार से होते हैं। एक तो साधारण बहुमत द्वारा, मतलब दोनों सदनों में से 50-50% मत से यदि पारित हो जाता है तो वो मान लिया जाएगा कि वो संविधान संशोधन मान्य है। दूसरा संसद की विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, मतलब 2/3 दोनों सदनों में 50% से अधिक होने चाहिए सदस्य और उन 50% में से 2/3 सदस्यों द्वारा वो पारित होना चाहिए। संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे राज्य विधानमंडल की संस्तुति के उपरांत संशोधन। संसद के विशेष बहुमत 2/3 तो प्राप्त होना ही होना चाहिए। आधे राज्य मतलब 14 राज्य के विधानमंडलों की संस्तुति, विधानमंडल है ना, वो सामान्य बहुमत से पारित करने चाहिए, विशेष बहुमत से आवश्यक नहीं है। अब आगे संसद के साधारण बहुमत द्वारा, साधारण बहुमत द्वारा संविधान के अनेक उपबंध संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। ये व्यवस्थाएं अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर है। अब देखो, जो इसके अंदर 3 तरह के संशोधन है, भारतीय संविधान के अंदर 3 तरह के संशोधन किए जाने की व्यवस्था है। ये जो साधारण बहुमत वाला संशोधन है ना, ये अनुच्छेद 368 के अंदर नहीं आता है। ये याद रखना है कि साधारण बहुमत अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आता है। तो अनुच्छेद 368 के तहत कौन कौन से आते हैं? एक तो विशेष बहुमत वाला, एक विशेष बहुमत तथा आधे राज्य विधानमंडल की संस्तुति के उपरांत संशोधन वाला। तो जो साधारण बहुमत से कौन कौन से संशोधन किए जा सकते हैं वो है नए राज्यों का प्रवेश, जैसे तेलंगाना का गठन या जम्मू कश्मीर का गठन, ये साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है।
नए राज्यों का निर्माण और उसकी क्षेत्र सीमा, संबंधित राज्य के नामों का परिवर्तन, राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति। राज्य के अंदर दो होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद एक स्थायी सदन है और इसके निर्माण के लिए, इसका निर्माण कौन करती है? संसद करती है। दूसरी अनुसूची, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश आदि के लिए परिलब्धियां, भत्ते भत्ते एवं विशेषाधिकार ये साधारण बहुमत से संशोधित कर सकती है। दूसरी अनुसूची से संबंधित विषय, बस ये याद रखना है। अब दूसरी अनुसूची में शामिल क्या है? ये वेतन और उपलब्धियां शामिल है। किसकी? राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और न्यायाधीश की। संसद में गणपूर्ति। अब संसद में गणपूर्ति का मतलब है कि संसद की कार्यवाही है ना तभी शुरू होती है जब संसद के कुल सदस्यों में से 1/10 सदस्य संसद में उपस्थित रहते हैं। मतलब 552 सदस्य लोकसभा में है तो 10 सदस्य मतलब 55, और राज्यसभा में 252 सदस्य है मतलब 25 सदस्य जब तक उपस्थित नहीं होंगे तब तक सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती। तो इसे बोलते हैं संसद में गणपूर्ति। तो संसद में गणपूर्ति का जो नियम है ना 1/10 का, उसे संसद साधारण बहुमत द्वारा संशोधित कर सकती है। 1/5 या 1/20 कुछ भी कर सकती है। संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते ये साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं। संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते। संसद में प्रक्रिया नियम। संसद के जो नियम होते हैं ना कि संसद के अंदर क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किसे बोलना है, कब बोलना है, तो वो प्रक्रिया के नियम है ना वो साधारण बहुमत द्वारा संशोधित कर सकती है। संसद, इसके सदस्यों, इसकी समितियों को विशेषाधिकार, इसके सदस्यों को विशेषाधिकार मिले होते हैं कि उनके ऊपर आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। यदि करनी है तो 2 महीने पहले का नोटिस दो। इनके सदस्यों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इनके सदस्यों को जो पैसों से संबंधित मामले होते हैं, पैसों से संबंधित केस, राजस्व संबंधी केस है, उनमें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता सदन की अनुमति लिए बिना। तो ये कुछ विशेषाधिकार है इसके सदस्यों को। तो इन विशेषाधिकारों को संसद साधारण बहुमत द्वारा संशोधित कर सकती है। संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। उच्चतम न्यायालय में अवर न्यायाधीशों की संख्या। अवर न्यायाधीश मतलब एक होता है मुख्य न्यायाधीश, बाकी होते हैं अवर न्यायाधीश। तो अवर न्यायाधीशों वर्तमान के अंदर टोटल 34 न्यायाधीश हैं उच्चतम न्यायालय में। एक बार देख लेते हैं उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित, जबकि यहाँ लिखा गया 34 न्यायाधीश है। देश के उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर 33 न्यायाधीश होते हैं। ये देखते हैं इतिहास भारत का सर्वोच्च न्यायालय। न्यायाधीश इसमें नहीं है। 2019 में 34 कर दी गई है वर्तमान संख्या। तो यहाँ क्लियर है, ये 2019 में 34 वर्तमान संख्या कर दी गई। तो 34 न्यायाधीश है वर्तमान के अंदर उच्चतम न्यायालय में। एक मुख्य न्यायाधीश है और बाकी 33 है वो अवर न्यायाधीश है। तो अवर न्यायाधीशों की ये संख्या है ना ये परिवर्तित कर सकती है। ये परिवर्तन का अधिकार किसको? संसद को। तो संसद इसमें साधारण बहुमत द्वारा परिवर्तित कर सकती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र को ज़्यादा महत्व प्रदान करना। अब उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों का न्यायिक क्षेत्र अलग अलग है। ठीक, उच्चतम न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र संपूर्ण भारत में विस्तृत है, जबकि उच्च न्यायालय संबंधित राज्य से संबंधित है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र को ज़्यादा महत्व प्रदान करना, वो हाँ ठीक है नॉर्मल है। राजभाषा का प्रयोग, हिंदी भाषा के प्रयोग के लिए नियम बना सकती है। नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति, जो नागरिकता अधिनियम 2019 है जिस पर विवाद चला था, उसके अंदर नागरिक वो साधारण बहुमत द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, और संविधान संशोधन नहीं था। संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन। संसद के लिए निर्वाचन कैसे होंगे? ये साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है। राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन कैसे होंगे? ये भी साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण। अब क्या होता है, प्रत्येक 10 वर्षों के अंदर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया जाता है। अभी तक 4 बार किया गया, ये यूपीएससी में पूछा गया था। ये आगे लिखा हुआ है 2001, 1971, 1991 और एक डेट और है 2002 में है एक,
और 2011 में शायद, पता नहीं। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या परिवर्तित कर सकती है साधारण बहुमत। पांचवी अनुसूची, ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी में। पांचवी अनुसूची में क्या शामिल है? अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन। तो पांचवी अनुसूची में क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन। और छठी अनुसूची के अंदर है जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। तो अपने वर्तमान के अंदर 12 अनुसूचियां हैं, हमें ये याद रखना है कौन सी अनुसूची में कौन सा शामिल है। जैसे दूसरी अनुसूची के अंदर है, अभी पढ़ा था, राष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल और संसद सदस्यों के वेतन भत्ते विशेष अधिकार। ये दूसरी अनुसूची के अंदर राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश आदि के लिए परिलब्धियां, इसमें न्यायाधीश भी है, राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, लोकसभा अध्यक्ष आदि के लिए परिलब्धियां, भत्ते व विशेष अधिकार। अब संसद, पहला साधारण बहुमत द्वारा हो गया। साधारण बहुमत द्वारा जो संशोधन किए जाते हैं वे अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आते हैं। अब आ गया संसद के विशेष बहुमत द्वारा। संविधान के ज्यादातर उपबंधों का संशोधन संसद के विशेष बहुमत द्वारा किया जाता है। तो ये याद रखना है, कथन डायरेक्ट आएगा कि संविधान के ज्यादातर उपबंधों का संशोधन, ज्यादातर मतलब आधे से ज्यादा होना चाहिए शायद, संसद के विशेष बहुमत द्वारा किया जाता है। अर्थात प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का, कुल सदस्य 552 का बहुमत मतलब 250, अर्थात 50% से अधिक होगा यहाँ पे। और प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान के सदस्यों का 2/3 बहुमत, मतलब उपस्थित और मतदान करने वाले 250 से ज्यादा तो उपस्थित होने ही चाहिए। और उपस्थित और मतदान के मतलब देखो, कहने का मतलब 552 टोटल सदस्य है, तो बहुमत 250 तो होना ही होना चाहिए। ये बहुमत है, पक्ष में होने चाहिए इतने तो। अब चूंकि 2/3 बहुमत बोला है इसमें, कई बार 250 ही कैसे होंगे, क्योंकि जैसे माना कि सदन में x सदस्य उपस्थित है, इंटू 2/3 बहुमत बराबर 250, तो 3/2 125 और 36, मतलब यदि 360 सदस्य ही सदन में आए हैं तो उस हिसाब से यदि 2/3 बहुमत की गणना की जाए तो 250 सदस्य पक्ष में मतदान देंगे और बाकी जो 60 और 110 सदस्य हैं वो विपक्ष में मतदान देंगे। तो अब कहा गया यदि 360 सदस्य से कम सदस्य मतदान करते हैं और बहुमत के अंदर 250 से कम चले जाते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। मतलब 250 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 50% से ज़्यादा तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ के अंदर 2/3 बहुमत द्वारा भी पारित होना चाहिए। इस तरह संशोधन व्यवस्था में शामिल है मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व और वे सभी उपबंध जो प्रथम एवं द्वितीय श्रेणियों से संबद्ध नहीं है। तो प्रथम श्रेणियों से संबंध ये याद रखने, तृतीय श्रेणियों से संबंध भी याद रखने। मूल अधिकार, इसके अंदर मूल अधिकार शामिल है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है और वे सभी उपबंध जो प्रथम एवं तृतीय श्रेणियों से संबंधित नहीं है। अब आ गया संसद की विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति द्वारा। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में यदि संशोधन करना है तो विशेष बहुमत द्वारा हो जाएगा, लेकिन अब कुछ ऐसे भी संशोधन है जिनमें आधे राज्यों की स्वीकृति भी आवश्यक है। तो राज्य के संघीय ढांचे से संबंधित, ऊपर लिखा हुआ था कि यदि संघीय ढांचे से संबंधित कोई प्रावधान उपबंध है को संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है और इसके लिए यह आवश्यक है कि आधे राज्य विधानमंडलों में साधारण बहुमत के माध्यम से उनको मंजूरी मिली हो। तो इसमें कहा गया कि संघीय ढांचे से संबंधित संविधान के जो उपबंध है जो संघ से संबंधित है, अभी पता करेंगे कौन से है संघ से संबंधित। संविधान के उपबंधों को संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है और इसके लिए आवश्यक है कि आधे राज्य विधानमंडल में साधारण बहुमत के माध्यम से उनकी मंजूरी मिली हो। ठीक है, विधेयक को स्वीकृति देने के लिए राज्यों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, याद रखना है कि कोई समय सीमा नहीं है कि 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर राज्य विधानमंडल है वो विधेयक को या तो पास करेंगे या फिर मना कर देंगे, ऐसी कोई सहमति नहीं है उनके लिए, नहीं, समय सीमा नहीं है। निम्नलिखित उपबंधों को इसके तहत संशोधित किया जा सकता है। तो ये जो निम्नलिखित उपबंध है ना 1 से लेकर 7 तक, ये संघीय ढांचे से संबंधित है, संघीय ढांचे से संबंधित है। ठीक है,
अब इसमें कौन सा है? राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया यदि संशोधन करना है तो संसद के विशेष बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। साथ में आधे से ज्यादा राज्य के विधानमंडल है उनसे भी सामान्य बहुमत, देखो संसद से तो होना चाहिए विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, मतलब 50-250 से अधिक सदस्य तो पक्ष में मतदान करने ही करने चाहिए। साथ में उपस्थित जो सदस्य, जैसे 500 सदस्य उपस्थित है और उनमें मत देने वाले सदस्यों में से 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित होना चाहिए। 2/3 इंटू यदि 500 उपस्थित हैं तो 3 3 18 6 3 18 तो 332 सदस्य है ना, 250 से ज़्यादा है, 332 सदस्य है, उसमें पक्ष में मतदान करने चाहिए, तब वो विशेष बहुमत से पारित माना जाएगा। तो ये कठोर प्रक्रिया है एक। केंद्र एवं राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार। केंद्र एवं राज्य कार्यकारिणी मतलब लोकसभा केंद्र के अंदर और राज्य में विधानसभा, उसकी शक्तियों का विस्तार मतलब उसे न्यायालय की भी शक्तियां प्रदान कर दे, तो इसके लिए उसे विशेष बहुमत से यह संशोधन प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय से संबंधित कोई नियम संशोधन करने हैं तो विशेष बहुमत और आधे राज्यों के सामान्य बहुमत द्वारा स्वीकृति आवश्यक है। केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन। अब देखो केंद्र और भारत के अंदर अलग अलग तरह की शक्तियां केंद्र व राज्य को अलग अलग रूप में दी गई है। जो केंद्र को दी गई है उनमें है जैसे रेलवे, दूरसंचार, टैक्सेशन से संबंधित, हालांकि टैक्सेशन राज्य के पास भी है, दूरसंचार और रक्षा, विदेश सेवा, ये अपने केंद्र को दी गई है। जबकि राज्य को ऐसी राज्य को दी गई है पुलिस प्रशासन, वन, विद्यालय, हालांकि स्कूल है वो दोनों में अवेलेबल है, ठीक है। केंद्र में भी स्कूल, मतलब ये समवर्ती सूची का मामला है, स्कूल है वो, ये केंद्र सूची है, ये राज्य सूची का मामला है। तो इन विधायी शक्तियों का विभाजन यदि इनमें परिवर्तन करना हो तो विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई विषय। अब 7वीं अनुसूची में क्या है? 6ठी अनुसूची। 7वीं अनुसूची में देखते हैं भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या है। 7वीं अनुसूची में राज्य और संघ के मध्य अधिकारों को उल्लेखित करती है। इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची वही है, ये देख लो। राज्य सूची में 61 विषय, समवर्ती सूची में 52 विषय। संघ और राज्य की विधायी शक्तियों का सीमांकन अनुच्छेद 246 में किया गया। तो इस 7वीं अनुसूची के अंदर है संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। इनमें सूचियों में यदि परिवर्तन करना है तो विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसके लिए प्रक्रिया। अनुच्छेद 368 यदि अनुच्छेद 368 को हटाना है कि भाई ये क्या संविधान संशोधन के लिए कितना टिपिकल प्रोसेस बना दिया, हम इसे इजी बनाएंगे, तो भी आपको ये एक बार ये टिपिकल प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। टिपिकल प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा जिसमें संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्यों का बहुमत, मतलब 250 से ज़्यादा सदस्य और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। फिर राज्य विधानमंडल के पास भेजा जाएगा। आधे से ज़्यादा जो राज्य के विधानमंडल है उनसे सामान्य बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। हालांकि जो राज्य के विधानमंडल है उनको पारित करने की समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है। फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उसे सहमति देंगे, क्योंकि 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयकों पर सहमति देना आवश्यक या बाध्यकारी बना दिया है। अब देखो, यदि संघीय व्यवस्था से संबंधित कोई मामला है तभी राज्य की विधानसभाओं की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। और संघीय सूची के अंदर कौन से हैं? राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया, केंद्र एवं राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, और 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई विषय, केंद्र एवं राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार, अनुच्छेद 368 स्वयं, मतलब संविधान का संशोधन करने की संसद की जो शक्ति है ना, वो 368 स्वयं भी उसी प्रकार संशोधित होगी जिस प्रकार ये बाकी के होंगे। इसके अंदर विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति द्वारा संशोधन किया जा सकता है।
अब संशोधन प्रक्रिया की आलोचना आलोचकों द्वारा आलोचना की गई है कि ये क्या कितनी कठोर और जटिल प्रक्रिया बना दी, इससे तो हम मतलब परिवर्तित स्थितियों के अनुसार हम अपने संविधान में परिवर्तन कर ही नहीं सकते। दूसरी तरफ आलोचक ये भी कहते हैं कि ये बहुत इजी प्रक्रिया है, कुछ संशोधन है वो उनमें बहुत इजीली संशोधन किया जा सकता है, जैसे नागरिकता से संबंधित संशोधन आसानी से किया जा सकता है। तो अब आलोचक क्या बोलते हैं, ये मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। आलोचकों ने संविधान संशोधन प्रक्रिया की निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की है। संविधान संशोधन के लिए किसी विशेष निकाय जैसे संवैधानिक सभा अमेरिका हेतु कोई उपबंध नहीं है। संसद को संविधायी शक्ति व्यापक रूप से प्राप्त है, कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल को। आलोचक बोलते हैं कि संविधान संशोधन मतलब आपको संविधान में संशोधन करना है तो उसके लिए एक विशेष समिति होनी चाहिए जो इन मामलों को देखे। ऐसे नहीं कि संसद ही इन मामलों को देखती रहे, तो संसद अपने अनुसार करती रहेगी, उसे कोई विशेषज्ञता प्राप्त है नहीं, वो कुछ भी संशोधन कर लेंगे। कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल को, संसद को संविधायी शक्ति कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल को भी शक्तियां व्यापक रूप से प्राप्त है। कैसे कि यदि राज्य विधानमंडल 28 में से 14 की स्वीकृति आवश्यक है, यदि 14 वाले मना कर दें कि नहीं हम ये संविधान संशोधन को पारित नहीं करते या हमें ये पसंद नहीं है, तो फिर ये तो असीमित शक्ति प्राप्त हो गई राज्य विधानमंडल को। सरकार, संसद में सरकार है दूसरी बीजेपी की और राज्य विधानमंडलों में सरकार है कांग्रेस की, तो केंद्र में सरकार होते हुए भी उसे राज्यों के ऊपर आश्रित रहना पड़ रहा है। तो संसद को संविधायी शक्ति मतलब संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति व्यापक रूप से प्राप्त है। कुछ मामलों में तो राज्य विधानमंडलों की आवश्यकता ही नहीं है, जैसे साधारण बहुमत में, साधारण बहुमत से जो मामले संशोधन किया जा सकते हैं, जैसे नागरिकता और नागरिकता से संबंधित विधेयक, राज्यों के नाम में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन, और पढ़ लेते हैं बार और। साधारण बहुमत द्वारा नए राज्यों का प्रवेश, गठन, नए राज्यों का निर्माण, उसके क्षेत्र, सीमाओं या संबंधित राज्यों के नामों में परिवर्तन, इंपॉर्टेंट राज्य विधानसभा का निर्माण। दूसरी अनुसूची मतलब वेतन और भत्ते वो साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं। संसद में गणपूर्ति, कितने सदस्य संसद में उपस्थित रहने चाहिए, संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते। संसद में प्रक्रिया नियम, संसद इसके सदस्यों एवं इसकी समितियों के विशेषाधिकार। संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। उच्चतम न्यायालय में अवर मतलब मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र को ज्यादा महत्व प्रदान करना। राजभाषा का प्रयोग, नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति। संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि संसद एवं राज्य विधानमंडलों के लिए निर्वाचन है ना, वो तो साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है। वहीं राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है ना, उसमें यदि इसकी प्रक्रिया में कोई चेंजेस करना है तो उसके लिए विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति भी आवश्यक है। मतलब कोई पूछे कि संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए जो निर्वाचन का टॉपिक है वो संघीय ढांचे से संबंधित है और संसद उसमें साधारण बहुमत से संशोधन नहीं कर सकती, तो वो गलत होगा। ये संघीय ढांचे से संबंधित नहीं है और संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन उसे साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती। और 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची भी साधारण बहुमत द्वारा संशोधित की जा सकती है। अब आगे चलते हैं। संविधान संशोधन की शक्ति संसद में निहित है। इस तरह अमेरिका के विपरीत राज्य विधानमंडल राज्य मंत्रिपरिषद के निर्माण या समाप्ति के प्रस्ताव के अतिरिक्त कोई विधेयक या संविधान संशोधन का प्रस्ताव नहीं ला सकता। तो देखो संविधान संशोधन की शुरुआत कौन कर सकता है, केवल और केवल संसद, ठीक है। राज्य विधानमंडल तो केवल वो राज्य मंत्रिपरिषद है ना, उसके निर्माण या समाप्ति का प्रस्ताव ला सकता है। उसमें ही संसद या तो इसे पारित करेगी या फिर रोक लेगी, राज्य विधानमंडल इस पर कुछ नहीं कर सकता है। जैसे अभी वर्तमान के अंदर कितने जो राज्य हैं उनके अंदर राज्य विधान परिषद है, देखते हैं। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, कम बात करनी चाहिए हमें, कम बात। तो कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 6 राज्य हैं जिनके पास राज्य विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, या विधान परिषद भी है। राजस्थान द्वारा भेजी गई थी, लेकिन कांग्रेस सरकार थी राजस्थान में और केंद्र में बीजेपी, तो उन्होंने
जो ये मंत्रिपरिषद निर्माण का प्रस्ताव उसे रोक दिया। संविधान के बड़े भाग को अकेले संसद ही विशेष बहुमत या साधारण बहुमत द्वारा संशोधित कर सकती है। सिर्फ कुछ मामलों में ही राज्य विधानमंडल की संस्तुतियां भी आवश्यक होती है, वह भी उनमें से आधे की, जबकि अमेरिका में यह 3/4 राज्यों के द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। अब आलोचक क्या बोलते हैं कि जो संविधान का एक बड़ा भाग है ना, उसको तो संसद ही या तो साधारण बहुमत या विशेष बहुमत द्वारा संशोधन कर लेगी। केवल कुछ एक मामलों जो संघीय ढांचे से संबंधित है, उनमें राज्य विधानमंडल की संस्तुति मतलब राज्य विधानमंडल की अनुमति की आवश्यकता होती है, और वह भी 28 में से केवल 14 की। जबकि अमेरिका के अंदर 3/4 राज्यों द्वारा, अमेरिका में यदि 30 राज्य है तो 3/4 इसका होगा 45/2, लगभग 23। तो 30 में से 23 सदस्य अनुमोदित करने चाहिए, जबकि भारत के अंदर तो 28 में से 14 ही है, जो कि मतलब राज्य विधानमंडल की भी आधों की अनुमति आवश्यक है, पूरों की अनुमति भी आवश्यक नहीं है। संघीय ढांचे से संबंधित प्रावधान में संशोधन कर लेगी इजीली। आगे आलोचक बोलते हैं कि संविधान ने राज्य विधानमंडल द्वारा संशोधन संबंधी मंजूरी या उसके विरोध को प्रस्तुत करने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है। वह इस मुद्दे पर मौन है कि अपनी संस्तुति के बाद क्या राज्य इसे वापस ले सकता है। मतलब संविधान में ये नहीं बताया गया कि यदि कोई संघीय ढांचे से संबंधित विधेयक दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होने के पश्चात राज्य विधानसभाओं को भेजा जाता है, तो राज्य विधानसभा कितने समय के अंदर ये बताएगी कि हमने प्रस्ताव को पारित कर दिया है या प्रस्ताव को पारित नहीं किया है। वो इस मुद्दे पर मौन है, मतलब वो पड़ा रह सकता है प्रस्ताव 5 साल तक। भारतीय प्रक्रिया में जवाबदेही तय नहीं की गई है, तो फिर अपनी संस्तुति के बाद क्या राज्य इसे वापस ले सकता है। मतलब जैसे बीजेपी सरकार आई, केंद्र में भी बीजेपी है, संस्तुति दे दी उन्होंने कि ठीक है भाई, हमें मंजूर है ये विधेयक, आप पारित कर सकते हैं, हमने 50% बहुमत से इसे पारित कर दिया। क्या राज्य इसे वापस ले सकता है। अब वापस कांग्रेस सरकार आ गई तो वो कहेगी कि नहीं, हमें मंजूर नहीं है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि उस संस्तुति जो स्वीकृति दी गई थी उसे वापस ले ले कि नहीं भाई, हमें मंजूर नहीं है। तो ये भी नहीं बताया गया अपने संविधान के अंदर। किसी संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में गतिरोध हो तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं। तो संविधान संशोधन से संबंधित कोई गतिरोध हो तो बैठक का प्रावधान नहीं। अब याद रखना एक चीज, वे संविधान संशोधन जो संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं, वे संविधान संशोधन जो संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं, उनके अंदर संयुक्त बैठक का प्रावधान है। इसमें केवल इतना कहा गया है कि संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में गतिरोध हो तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान। दूसरी तरफ एक साधारण विधेयक के मुद्दे पर संयुक्त बैठक, देखो संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत आता है। अनुच्छेद 368 के अंदर दो चीजें हैं, संसद के विशेष बहुमत द्वारा पारित और संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्य विधानमंडल की संस्तुतियों के उपरांत संशोधन। लेकिन जो ये संसद के साधारण बहुमत द्वारा जो संशोधन होता है ना, ये अनुच्छेद 368 से बाहर है। इसका मतलब ये संविधान संशोधन में नहीं आता है, संविधान संशोधन के उपबंध में नहीं आता। हालांकि कहेंगे इसको भी संविधान संशोधन ही, लेकिन इसके अंदर संयुक्त बैठक का प्रावधान हो सकता है, जबकि इन दोनों में संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। ठीक है। संविधान की प्रक्रिया विधानमंडलीय प्रक्रिया के समान है, केवल विशेष बहुमत वाले मामलों के अतिरिक्त संविधान संशोधन विधेयक को संसद में उसी तरह पारित कराया जा सकता है जैसे साधारण विधेयक। संशोधन की प्रक्रिया विधानमंडलीय प्रक्रिया के समान है, केवल विशेष बहुमत वाले मामले के अतिरिक्त संविधान संशोधन विधेयक को संसद में उसी तरह पारित, मतलब विशेष बहुमत वाले प्रस्तावों को छोड़ दें जैसे मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व है, तो बाकी जो संशोधन है वो साधारण बहुमत के द्वारा ही पारित कराए जा सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये टॉपिक खत्म हो गया।